नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। 5 अप्रैल को वक्फ कानून बना। आज 9 दिन बीतने को हैं और आज से 2 दिन बाद यानी कि 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इस बिल के खिलाफ दायर याचिकाओं को लेकर के सुनवाई भी हो जाएगी। उसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन इस कानून पर दिल्ली से लेकर बंगाल तक सियासी संग्राम खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रधानमंत्री ने हिसार में हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का जब उद्घाटन किया तो इस दौरान संविधान की बात उन्होंने की और कांग्रेस को वक्फ के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। अब तक का सबसे जोरदार हमला था ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री का वक्फ के मुद्दे पर, वक्फ की आड़ में तुष्टीकरण की राजनीति करने और मुस्लिमों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर लगाया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस से पूछा कि मुस्लिमों की इतनी अगर उनको चिंता ही थी तो आज तक कोई भी पार्टी का अध्यक्ष मुस्लिम क्यों नहीं है? मुसलमानों को 50% टिकट क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी देती? और उन्होंने ये भी पूछा कि अगर कांग्रेस मुसलमानों की सही मायने में चिंता करती तो आज के दिन मुसलमान समुदाय के नौजवान पंचर बनाने को मजबूर नहीं होते। कांग्रेस की तुष्टीकरण की इस नीति का बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम समाज को भी हुआ है। कांग्रेस ने सिर्फ कुछ कट्टरपंथियों को ही खुश किया है, बाकी समाज बेहाल रहा, अशिक्षित रहा, गरीब रहा। कांग्रेस की इस कुनीति का सबसे बड़ा प्रमाण वक्फ कानून है। वोट बैंक को खुश करने के लिए इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी संविधान से ऊपर कर दिया। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान का काम था। साथियों, ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं, 50% मुसलमानों को दो। जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे, लेकिन ये नहीं करना है। कांग्रेस में तो कुछ नहीं देना है। देश के नागरिकों के अधिकारों को छीनना और देना, इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही, मुसलमानों का भला करने की भी नहीं रही। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। लेकिन इससे मुट्ठी भर भू माफिया का कोई भला हुआ। उधर तुष्टीकरण का आरोप पश्चिम बंगाल में भी लगाया जा रहा है, क्योंकि राज्य में वक्फ पर जारी बवाल के बीच अब बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने एनआईए जांच की मांग की है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के उन्होंने ये तक कहा है कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए और जल्द चुनाव करा लेने चाहिए। टीएमसी ने इस सब के बीच उनके एक नेता कुणाल घोष ने अब सीधा जो हिंसा हुई थी जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी, उसकी जिम्मेदारी सीधे बीएसएफ पर डाल दी है।
ऐसे में अड़ी के सवाल आज बिल्कुल सीधे हैं। क्या वोट बैंक के लिए वक्फ कानून का विरोध किया जा रहा है? तुष्टीकरण के लिए हिंसा की आग लगाई जा रही है? क्या मुसलमानों का फायदा उठाने की कोशिश की गई है? और आखिरकार मुसलमानों का भविष्य किसने पंचर किया है? शाजिया इल्मी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गई हैं। कांग्रेस से अजय उपाध्याय जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे, वो जुड़ गए हैं। तस्लीम अहमद रहमानी, अध्यक्ष मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल के, हमारे साथ है। शादाब शम्स, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड उत्तराखंड। सबसे पहले अजय जी आप ही से पूछूंगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे यही कहा है कि इतने सालों से आपने कहा कि हम मुसलमानों के पैरोकार हैं, लेकिन आपने वक्फ का मुद्दा सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया है। अगर वक्फ का सच में इस्तेमाल मुसलमानों की भलाई के लिए किया गया तो मुसलमान युवा आज पंचर क्यों बना रहे हैं? यह सवाल उन्होंने कांग्रेस पार्टी से पूछा है। क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री जी के भाषण से तो बड़ी अजीब सी परिस्थिति उत्पन्न होती है और एक कहावत याद आती है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। प्रधानमंत्री जी बड़ी लंबी लंबी चर्चा किया, उनको बड़ी दर्द सताती है, अचानक नाटक बड़े अच्छे अंदाज में करते हैं। अरे भाई, हम तो पूछना चाहते हैं कितने एमपी, कितने राज्यसभा, कितने लोकसभा, कितना मंत्री है भाई आपके मंत्रिमंडल में? इतनी बात आप कर रहे थे तो कितने सचिव हैं? 83 सचिव में एक सचिव नहीं है मुस्लिम समाज का। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, झूठ जितना आप बोल लें, लेकिन सच्चाई है 93% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इस देश में काम करने वाले लोग हैं। उसमें पंचर से कुली तक के काम करने वाले, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्म जयंती भी है। उनको कोटि कोटि नमन करते हुए मैं प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, ज़्यादा से ज़्यादा संतानें उन्हीं की है, लगभग 82% की जो है उसमें भागीदारी इन लोगों की है। इनके लिए भी कुछ कर लेते। छोड़ो भाई, मुसलमानों पे तो आपको दिक्कत है, मुसलमानों के साथ तो आपको वोट पॉलिटिक्स करनी है, वोट बैंक की राजनीति में आपको जो है ध्रुवीकरण करके नफरत फैला करके राजनीति करनी है। पर हमारे जो साथी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो दलित मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं, उनका क्या किया आपने अभी तक? अब कुछ बातें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, सच्चर समिति की रिपोर्ट जो आई थी, वो कह रहे हैं देखिए वक्फ की जो सारी जमीन है, इतने लाख हेक्टेयर है, उससे जो पैसा कमाया जाता है उससे मुसलमानों की हालत बेहतर क्यों नहीं हुई है इतने सालों में? उसका पैसा किधर जाता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि वक्त का पैसा गरीब मजलूमों के पास तो जाता ही नहीं, वो सिर्फ कट्टरपंथियों के पास जाता है जो वोट दिलाते हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री जी की सबसे बड़ी विफलता है। अपने ही विफलता पर खुद पर मैंने अपना पीठ थपथपा रहे हैं। 11 साल से सरकार है, यदि इतनी बड़ी बात गलत थी तो इनको तो पहले साल में ही इस पर काम करना चाहिए था। 2013 में सिकंदर वक्त और इनके नकवी साहब दोनों ने जो कानून पास हुआ, उसमें जो समर्थन राज्यसभा और लोकसभा में दिया था, उसके बदले जो है इनको उसी समय जब 14 में आए तो इनको पूरी चीजें चेंज कर देनी चाहिए थी। और वक्त की जमीन की बात आप कर रही हैं तो ये तो एक भ्रम फैलाने की बात है कि 9.5 लाख करोड़ रुपए में सिर्फ जो है 9 एकड़ में जो है सिर्फ वो जमीन जो है कारगर जमीन है, उसमें श्मशान की जमीन है, उस पर क्या काम होगा? हाँ। उसमें मस्जिद की जमीन है, उस पर क्या काम होगा? हाँ। जो कृषि योग्य जमीन है या बहुत सारे स्कूल और कॉलेज ऑलरेडी उनके चल रहे हैं, मैं उसका तो डिफेंड उनके लोग करेंगे, पर चूंकि कांग्रेस पर इन्होंने आरोप लगाया है, इसलिए मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि यदि आपको इतना दर्द उन मुसलमानों से है, हाँ। तो आपने बजट 5 साल में जो है 2019-20 का बजट, आप ही का बजट बताता हूं 47 लाख करोड़ पूरा मुद्दा इधर उधर जाएगा। उसी से रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। एक सवाल और पूछ लेती हूं, उसी से रिलेटेड है। मैं उसी से जोड़ रहा हूं। अरे उसी से जोड़ रहा हूं। 10 सेकंड आप दीजिए तो 10 सेकंड पद्मजा जी 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद एक बार अब लाइन बाय लाइन, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो है नहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 4 का 1 उत्तर देना है। सच्चाई है 5 लाख करोड़ जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो पिछले 5 साल का जो इनका रिकॉर्ड है, ये दिखा देता हूं। सिर्फ 4700 करोड़ का जो 19-20 में इन्होंने बजट में दिया था। अभी 22-23 में मात्र 2600 करोड़ हुआ, वो भी जो है 50% जो है सिर्फ इन्होंने जो आवंटन का जो राशि था उसको व्यय किया। तो ये दिखाता है इनका उसमें कमिटमेंट। और दूसरा पॉइंट, फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप थी, हायर एजुकेशन में मुस्लिम बच्चों के कल्याण के लिए दी जाती थी। यूपीएससी और पीसीएस में पढ़ने के लिए निःशुल्क सहायता दी जाती थी, उसको 2022-23 से बंद कर दिया इन्होंने। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कितने अलग अलग हैं, ये प्रधानमंत्री जी से भी पूछा जाना चाहिए और भाजपा के लोगों से कि इतना दर्द है तो उनके साथ इतना बेरहमी क्यों आप अपना रहे हैं। ठीक है, तो अजय जी एक फॉलोअप क्वेश्चन आपने जरूर की है, मैं गैर कानूनी कैसे है। नहीं, मैं वक्फ की जो आज का सवाल, जो हम मुद्दा आज
डिबेट कर रहे हैं वो बस इतना सा था कि वक्फ की जो आमदनी है क्या वो मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल हुई है, हाँ या नहीं। उसका आपने कहा कि भाई अगर इतना वक्फ बुरा कानून था तो 11 साल से बदलाव क्यों नहीं किए। चलिए देर ही सही, पर आज जब 11 साल के बाद वो कानून आया है तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर अगर ये जो वक्फ की जमीन है उसका सही उपयोग नहीं किया जा रहा था, उसको लेकर के अब जो कानून आया उसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? दो प्रश्न हैं। वो कानून में जो आया है और जो उपयोग नहीं हो रहा था, सही या गलत। यदि गलत हो रहा था तो 11 साल में सरकार क्यों हाथ पे हाथ रख के बैठी थी? ठीक है, चलिए उनसे देरी हो गई तो आज आप उसका विरोध चाहती थी, पहली बात। और उस पर कार्रवाई करे, उस पर कार्रवाई करे, हाँ। उस पर कार्रवाई करे, सरकार बताए श्वेत पत्र ला करके क्या गलत हो रहा था, हाँ, कहां गलत हो रहा था। हाँ। ये झूठ मौखिक बात से नहीं होगी। नहीं, इसका मैं एक तथ्य आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये सदन के अंदर, संसद के अंदर ये सवाल पूछा गया था कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा किया गया। हाँ, क्योंकि संसद के अंदर ये सवाल पूछा गया था, उसका डेटा मैंने निकाला। संसद में सवाल पूछा गया कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर देश भर में कब्जा किया गया है, और उसकी सारी लिस्ट दी थी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर। और उसमें यह निकल करके आया है कि अगर 2 राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया है जो और उनका गलत इस्तेमाल किया गया है, वो है कौन? पंजाब और पश्चिम बंगाल। पंजाब में 56% जो प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया गया है, और पश्चिम बंगाल के अंदर नंबर 2 पे आता है जहां गैर कानूनी कब्जा वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर किया गया है। तो फिर से सवाल वही आ जाता है कि वक्फ को आप मुसलमानों के लिए जरूरी बता रहे हैं, उसके नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वक्फ का जो बेजा इस्तेमाल था उसको रोकने के लिए कानून का आप क्यों विरोध कर रहे हैं? इल्जाम है कि ये वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। पद्मजा जी, 2 बात है। पहली तो जी पहली बात, अब टाइम दीजिएगा चूंकि क्वेश्चन जितना बड़ा है आंसर भी सुनना होगा आपको। पहली बात कि कांग्रेस पार्टी आंदोलन नहीं कर रही है, ये गलतफहमी फैलाई जा रही है। मुस्लिम संगठन आंदोलन कर रहे हैं, इसको स्पष्ट हो जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी लॉजिकली तार्किक ढंग से इसका विरोध जरूर करती है, और उसके तर्क 2-3 हैं। अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन है। 3C के तहत जो वक्त विवाद को राज्य सरकार से दूर करने का प्रयास है, और स्वायत्तता पर कहीं ना कहीं फेडरलिज्म पर हमला है, वक्त पर भी हमला है, धार्मिक मामलों में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है। ये भारत के संविधान के मौलिक अधिकार आर्टिकल 26 का उल्लंघन है। दूसरी बात, गैर मुस्लिम सदस्यों को जो इसमें इनकॉर्पोरेट करने का मामला आया है, आर्टिकल 30 का सरेआम उल्लंघन है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का और बहुसंख्यकवाद का कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव डालने का काम है। ऐसा काम हम नहीं चाहेंगे कि राम मंदिर के ट्रस्ट के अंदर हो या हमारे किसी भी मंदिर के अंदर हो। तीसरी बात, जो लॉयल्टी टेस्ट 5 साल जो दान वही देगा जिसका लॉयल्टी टेस्ट सरकार कराना चाहती है, यह गलत है। क्योंकि कोई भी 3C के सेक्शन 3C में आर में इसने डाला है, तो सीसीटीवी कैमरा तो लगाइएगा नहीं कि 5 साल में किसने नमाज पढ़ा वही दान देगा। यह गलत है। हम इन बिंदुओं का विरोध कर रहे हैं। हम पूरे वक्त कानून का विरोध करते तो हम संशोधन क्यों लाते? हमने खुद संशोधन लाया। यदि गड़बड़ियां थी तो उसका काम हम लोगों ने किया पॉजिटिव करने का। सरकार को भी यदि लगता था तो उस पर डेमोक्रेटिक तरीके से उस पर बात करके और उसको समाधान करने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन सरकार समाधान नहीं चाहती है। वो सिर्फ ध्रुवीकरण करके और उपदेश दे करके भाजपा जो है वोट के वायरस के राजनीति करना चाहती है। ठीक है, वोट के वायरस की राजनीति शाजिया इल्मी आप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर सके और देश में राजनीति जो है और कोई भी हिंसा की वकालत कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। ना तो वो सड़कों पर है, ना वो इसके समर्थक हैं। जहां तक की बात है संविधान की, वो इसका अदालत के अंदर विरोध करेंगे और संसद के अंदर भी उन्होंने विरोध किया है। तो इस तरीके के इल्जाम लगाना गलत है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। देखिए, इल्जाम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं है, इल्जाम ये पूरे विपक्ष के खिलाफ है। जाहिर सी बात है, जो लगातार उन्होंने मुसलमानों को बंधुआ मजदूर बनाकर, सियासी गुलाम बनाकर जिस तरह की अब तक सियासत की है और जिसका उन्होंने भरपूर फायदा उठाया है और मुच्चे खाए हैं और लगातार सत्ता में रहे हैं, काबिज रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो सिंहासन हिल रहा है। और क्यों जान रहे हैं कि अब गरीब जो मुसलमान है उसकी चेतना जाग रही है। और ये जागरण किसका ले हो रहा है? उस सोच और उस चेतना का कि हमारे लिए क्या हुआ आखिरकार, क्योंकि वक्फ का मतलब ही है परोपकार और जन कल्याण। अब एक भी कोई विपक्ष का नेता या वो कोई भी नेता जो वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ है, अब तक इस बात का जवाब दे पाया है कि आखिरकार 2013 से
2025 से गरीब मुसलमानों का, मुसलमान महिलाओं का, यतीमों का, मजलूमों का, बेवाओं का, बेरोजगारों का क्या भला हुआ है कि आपको इतनी तकलीफ हो रही संशोधन से? अगर इतना शानदार वक्फ बोर्ड का रहा है तो ऐसी क्या चीज है जो आपको खटक रही है, और कैसा क्या है? कितने शानदार यूनिवर्सिटीज देखिए, माइनॉरिटी एडेड इंस्टीट्यूशंस की पूरी तरह से हमारा संविधान इजाजत देता है। सेंट्रल ग्रांट्स कमीशन के तहत यूनिवर्सिटीज होती हैं, लेकिन आप चाहे क्रिश्चियंस को देखिए या हिंदुओं को देखिए, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो या एकल विद्यालय हो, या आप हमारे सिख भाइयों में देखिए, चाहे गुरु हरिकृष्ण स्कूल हो या कितने भी सिख स्कूल हो, तो बाकायदा माइनॉरिटी एडेड फंड से आते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज थी रोक रही थी हमारे मुसलमान भाइयों को कि जो कि आप स्कूल खोलें मुसलमानों बच्चों के लिए? इतने शानदार स्कूल, कोई 5 स्कूलों का नाम ये गिना दे, कोई एक मेडिकल कॉलेज, कोई एक बड़ी यूनिवर्सिटी, कोई एक यतीमों के लिए एक शानदार यतीम खाना, बेरोजगारों के लिए एक कोई स्किलिंग के लिए कोई सेंटर, रोजगार बढ़ाने के लिए नहीं, मुझे बहुत सारी बातें करनी है, आपने बहुत वक्त दिया इनको, रोजगार बढ़ाने के लिए कोई रास्ता, तालीम बेहतर करने के लिए, बेवाओं के लिए कोई छोटी सी जगह खोल देते, कुछ भी किया है। तो खुद तो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है वक्फ, और कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों की लालच के लिए और सत्ता और जमीन की भूख के लिए और उस एक तरह के सामंतवादी सोच के लिए आप पूरे की पूरे मुसलमान जनता को बेवकूफ बनाकर कह रहे हैं कि बस ये उनके खिलाफ है। दरअसल आपने उनका मुखालिफ काम किया है। और अजय भाई तो भी कह रहे थे कि भाई आप मुसलमानों का छोड़िए, हिंदू का कर लीजिए, कर लीजिए एक एक करके, ठीक है, पर मुझे बोलने दीजिए, बताइएगा। तस्लीम, बहुत सारी चीजें सीधे बार-बार यही पूछा जा रहा है कि वक्फ से बका है, जो मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। वक्फ से मुसलमानों का क्या भला हुआ है? नहीं तो ये सिर्फ ये एक वोट बैंक का मामला रहा है। आपने मुझसे पूछा जी तस्लीम रहमानी साहब, हाँ, क्या भला किया है मुसलमानों का? जी देखिए, मैंने आज मैंने पूरी तकरीर सुनी है वज़ीर आज़म की जो आज उन्होंने हरियाणा में दी है। मैंने सुनने के बाद मुझे अली सरदार जाफरी याद आए। उन्होंने कहा था कि हमारी तशरीगी बुझती नहीं शबनम के कतरों से, जिसे साकी गरी की शर्ब हो आतिश बजा पाए। उस तकरीर में उन्होंने एक बहुत अहम बात कही जिसे आपने अभी तक कोट नहीं किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कोट करेंगी। उन्होंने आदिवासियों को ये बताया कि अब उनकी ज़मीनों पे वक्फ का कब्जा नहीं होगा, मुक्त हो जाएंगी। वो गरीब व पसमानदा लोग जिनकी ज़मीनों पे को वक्फ लूट रहा था वो ख़त्म हो जाएंगी। मैं इस इशू को पहले भी उठाता रहा हूँ और आज तो पब्लिकली वज़ीर आज़म साहब ने खुद फरमाया, बहुत अहम बात है। तो मुझे लग रहा था कि आर्टिकल 5 और 6 में जो आप लोग पूछते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है, मुसलमान भी ट्राइब होते हैं, शेड्यूल ट्राइब में मुसलमानों की बड़ी तादाद शामिल है। और आप देखिए जो हमारे वामसी पोर्टल ने बताया है, लक्षद्वीप में ऑलमोस्ट 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 698 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। असम में शेड्यूल 6 के तहत गवर्न होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स वहां पर हैं, 2650 प्रॉपर्टीज हैं। मणिपुर में जहां एजिटेशन चल रहा है 991 वक्फ प्रॉपर्टीज हैं। मेघालय जहां पर सारा जो ट्राइबल स्टेट है 58 वहां पर हैं। त्रिपुरा जहां मोस्ट बल्क ऑफ दी ट्राइबल्स रहते हैं 2814 वक्फ प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा आर्टिकल 6 के तहत जो गवर्न होती हैं जो स्टेट, उसमें छत्तीसगढ़ में 34, मध्य प्रदेश में 33,000, उड़ीसा में 10,000, राजस्थान में 30,000। ये 1 लाख के करीब प्रॉपर्टीज का क्या फेट है आफ्टर द पैसेज ऑफ दिस वक्फ एक्ट। आप कहते हैं आप आमदनी को बढ़ाएंगे, 1 लाख प्रॉपर्टीज को आपने यहां पर 8 लाख में से 1 लाख प्रॉपर्टीज को यहां खराब कर दिया। इसके बाद आपने जो स्टैटिस्टिक्स वापसी के पोर्टल पे दिए हैं, आपने कहा है कि तकरीबन 4.5 लाख प्रॉपर्टीज वो हैं कि जिनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये आपने आधे से ज्यादा तो वक्फ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर आपने, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमें वक्फ की तरमीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वक्फ की तरमीम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रॉब्लम यह है कि आपने पूरी ये जो लाखों एकड़ हेक्टेयर वक्फ लैंड जो वजीर आजम कोट कर रहे हैं, आप अगर इनको साइफन ऑफ किए दे रहे हैं तो आप वक्फ का साइफन ऑफ कौन कर रहा है? साइफन ऑफ तो वो कर रहे हैं जो कि कब्जा करके बैठे हैं ना, पंजाब और पश्चिम बंगाल के अंदर उस पर कब्जा किया हुआ है। नहीं, मैं तो उसका पैसा तो वो साइफन ऑफ कर रहे हैं। मैं बिल को कोट कर रहा हूं पद्मजा जी,
मैं किसी का भाषण कोट नहीं कर रहा हूं, मैं बिल की कॉपी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिक्स है वो कोट कर रहा हूं। मैं भी सर वामसी पोर्टल से ही कोट कर रही हूं। मुझे किसी की तकरीर सुननी है, मैं भी वामसी पोर्टल से ही कोट कर रही हूं। मैंने भी कोट किया कि आप सही कर रही हैं, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो ट्राइबल लैंड्स में वक्फ प्रॉपर्टीज है, ये 1 लाख के करीब की वक्फ प्रॉपर्टीज है। आप किस हक से मुस्लिम ट्राइब्स को, मुसलमान में भी शेड्यूल ट्राइब है ना, आप उनको किस लिए इस हक से महरूम कर रहे हैं? आप पसमादा की बात कर रहे हैं। पसमादा जो है वो हर स्टेट वक्फ बोर्ड में आपने एक का प्रोविजन किया है, उससे सारे पसमादा ठीक हो जाएंगे। तस्लीम साहब, यहाँ पर सवाल आज का बहुत ही सीधा और डायरेक्ट है। ऑलरेडी आप जानबूझकर पेचीदा ना कीजिए मामला। सुनिए, आप जानबूझकर पेचीदा मामला कर रहे हैं, जरूरत नहीं है। आप बता दीजिए 2013 से 2025 तक ऐसे क्या शानदार काम करे आपने कि आपके पास जवाब आपके पास नहीं हो रहा है। आपके पास जवाब असल में है नहीं, बिल्कुल कर रहे हैं आप अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ का भी नहीं, अपना कीजिए, अपना भी टाइम वेस्ट ना कीजिए। नहीं, आप टांग अड़ा रहे हैं। दरअसल आपके पास कहने को कुछ है नहीं, असल में आपके पास कहने को कुछ है नहीं, इसलिए आप सुनिए। नहीं भाई साहब, नहीं, आप बिलावल से सुनिए। आप जानते नहीं बात क्या हो रही है, तो शायद आप नहीं, शायद आप फांसी के लिए आप अरे चलिए आप बोल लीजिए। आपने बहुत बोला, लेकिन सुनिए, आप ही को पता नहीं, आप ही को पता नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। क्या आपको पता है? आपको पता है? अरे भाई नहीं, मुझे नहीं आपको जवाब देना है। आपको जवाब देना है कि 2013 से 25 तक क्या हुआ, लेकिन आप ओवर फॉल जलेबी बना रहे हैं। ना बनाइए भाई साहब, नहीं, आप खुद कंफ्यूज होंगे ना, कंफ्यूज रहिए आप, कोई कंफ्यूज नहीं है। चलिए बोलिए, आप बोलिए, चलिए बीजेपी के दफ्तर में टाइम वेस्ट कीजिए और बोलिए। रहमानी साहब, ले दे के सवाल फिर से बस इतना ही है कि आप आज वक्फ के खिलाफ मोर्चा खोल करके बैठे हुए हैं, लेकिन इतने साल से वक्फ की आमदनी का फायदा किसको हुआ है? गरीब मुसलमान को क्यों नहीं हुआ है? आरिफ मोहम्मद खान ने भी बस इतना ही पूछा है कि भाई इतने टाइम से ये कहा गया था कि जितनी विधवाएं हैं, जितने यतीम हैं, उनके लिए उनके पूरे अरविंद केजरीवाल करप्शन के इशू पे खड़े हो गए। अरे सर, अरविंद केजरीवाल कहां से बीच में आ गए? चला है, कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन नहीं है? नहीं, तो वक्फ में करप्शन हो रहा है ना, जिसमें करप्शन नहीं है। तो आप मान रहे हैं ना वक्फ में करप्शन हो रहा है, तो उस करप्शन को खत्म करने के लिए अगर कानून लाया जा रहा है, तो उसको आप एक मुसलमान को दबाने का मामला क्यों बना रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने करप्शन का इल्जाम बीजेपी के ऊपर लगाया है। बताइए कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें करप्शन नहीं है? फिर मैं पूछना चाहता हूं, 2013 में नवंबर 2013 में बिल पास हुआ, आज 2025 है। आप ही के नॉमिनेट किए हुए लोग हैं सारे के सारे वक्फ बोर्ड में भी और वक्फ काउंसिल। और शादाब शम्स को पता है इसके बारे में, क्योंकि तो वो खुद उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के ऊपर है। ये कह रहे हैं कि ये मामला कोई वोट बैंक का नहीं है, ये मामला छोटे से करप्शन का है, इसको ऐसे ही सुलझाया जा सकता था बिना पूरे देश को इस आग में झोंके हुए। कानून छोटे से करप्शन को नहीं कहा मैं, छोटे ठीक है, बड़ा करप्शन है, इसके लिए कानून लाने की जरूरत नहीं। शादाब शम्स, दिल्ली वक्फ बोर्ड में, अरे आपने बोला, हमने सुना, बोर्ड में आपके लोग हैं, आपको सुना सर, अब रुक ना, में आपके लोग हैं। और कौन सा हो गया ना? कितना बोलेंगे, कितना बोलेंगे आप? आपने क्या किया ये बताइए ना। ठीक है, एक सेकंड, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। शादाब शम्स जी, सबसे पहले आप वेस्ट करती है, आपको अजय उपाध्याय जी वेस्ट करना, आपका बीजेपी में यूटिलिटीज के अलावा और है क्या? अरे भाई चुप हो जाइए यार, टाइम वेस्ट करें, क्या है यूटिलिटी आपकी? ये कितने सिंसियर आदमी हो के आप कैसे बयान कर रहे हैं? अरे हो गया ना सर, आप मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ, दूसरों को भी बोलने देंगे, अकेले बात कर रहा हूँ क्या? ये मोहतरमा फरमा रही है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे सर रुक तो जाइए। रहमानी साहब प्लीज फैक्ट्स पे डिबेट कर लेते हैं, एक दूसरे के ऊपर पर्सनल कमेंट नहीं करते। रहमानी साहब और शादाब शम्स को रखिए प्लीज। जवाब दिया है, शादाब शम्स दे सकती हैं। शादाब शम्स चुप करा दीजिए आप जी। पद्मजा देखिए, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी ने कहा, वो सवाल उठा रहे थे। हम तो जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस ने धोखा किया है, बिल्कुल किया है, और जीता जागता सबूत है। आज मुसलमान जिस गर्द में है उसके सबसे बड़ा कारण कांग्रेस है। लगातार देश के अंदर दंगे हुए, लगातार देश के अंदर राइट्स हुए, किसकी जिम्मेदारी थी ये बताइए? तब तो भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। मलियाना, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, तमाम, मैं नाम नहीं गिना सकता, मुझसे ज्यादा लोग जानते हैं। क्या हुआ? आज दंगे नहीं हो रहे हैं, आज मुसलमान कम से कम अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि हम सेफ हैं। इन्होंने कहा ये बड़े मुसलमानों के हितैषी बनते हैं,
आपको मालूम है लिंचिंग हो रही है, मगर जो इंदिरा कांग्रेस बनी कब बनी? लिंचिंग नहीं, सिकंदर लिंचिंग बख्श ने साहब, जगह ले ली है दंगों की। आप बीच में मत बोलिए, अभी मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा मैनेज रखिए। अरे भाई लिंचिंग हो मैंने रही है कहा ना, सिकंदर बख्श आप बोल साहब, रहे थे मेरे बीच में, मैंने अब याद दिला रहा हूं। तस्लीम साहब प्लीज बिल्कुल एक एक नहीं करके बोला, एक मुद्दे पे रहते हैं, अभी वक्फ की बात कर लेते हैं, अभी वक्फ की बात कर लेते हैं। दो लोगों की लिंचिंग तो पश्चिम बंगाल में भी की गई है सर। वो वक्फ में फिसाद एक की बात सेकंड, कर रहे हैं, एक मुद्दे पे वो रहते हैं। वक्फ में फिसाद की बात कर रहे हैं। अगर वो वक्फ के मामले में फिसाद की अरे बात आप कहां करेंगे की तो बात कर जवाब रहे दे हैं? देंगे। अपने आप बीच में बोलेंगे बार बार, आप सुन लीजिए दूसरे को अरे भी। आप कहां की बात कर रहे हैं? आप फिसाद की बात क्यों कर रहे हैं? वक्फ की बात की है ना भाई, आप चेयरमैन है वक्फ बोर्ड। अरे अभी जिसका पहला सवाल था उसका जवाब दे दूं, फिर तुम्हारा जवाब दूं। एक ही ऑडियो आप रखिए प्लीज, ठीक है क्या? शादाब शम्स जवाब दीजिए। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार ठगा है, और आज जिस तरह से नंगा नाच पूरे देश के अंदर हो रहा है, कितनी डरपोक है ये कांग्रेस। एक तरफ मुसलमानों का एक तरफा वोट चाहिए इस पार्टी को, दूसरी तरफ उनके लिए दो शब्द उस कम्युनिटी के लिए इनके पास नहीं है। आप बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हो। राहुल गांधी खामोश रहे सदन में, उनके प्रियंका गांधी जी खामोश रही, और जहां इनको अपनी लीडरशिप के साथ आगे आना चाहिए था मुसलमानों की लड़ाई लड़ने के लिए, आज वो पूरी तरह गायब है। अपनी गांधीवादी टोपी पीछे हटा के गोल टोपी का सहारा लिया जा रहा है। मैं लगातार इस बात को कह रहा था, जो कांग्रेस कर रही है वही टीएमसी कर रही है। अपने कार्यकर्ताओं को आगे भेजते हैं गोल टोपी पिना के, और मैसेज जाता है कि मुसलमान विरोध कर रहा है, मुसलमान को दिक्कत आ रही है। मुसलमान को दिक्कत नहीं है, इन पॉलिटिकल मुसलमानों को जो वक्त माफिया है इनको दिक्कत है। इन्होंने गरीबों का हक लूटा है। आज जब गरीबों का हक गरीबों को मिलने जा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। पद्मजा जी जो दो तीन चीजें इन्होंने उठाई, मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। इन्होंने एक सवाल पूछा, रहमानी साहब बोल रहे थे, बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा जी ये बताइए, ये एससी एक्ट के ऊपर जो शेड्यूल ट्राइब्स है वहां की जमीन है। भाई 1 लाख जमीन है, ये क्या है? ये जो वक्फ एक्ट आया है ये रेट्रो प्रोस्पेक्टिव है। ये बताइए प्रोस्पेक्टिव है कैसा है? ये आज से शुरू होगा, तो जो जहां है वो वही रहेगा। क्यों गुमराह कर रहे हैं आवाम को? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कौन भूमाफिया है, कौन वक्त माफिया है जिसको आप बचाना चाहते हैं? गरीबों का हक गरीबों तक न पहुंचे, आपके पेट में दर्द हो रहा है। बताइए क्या किया 75 साल में आपने? 75 साल में लूटा है सिर्फ इस देश को, और इस वक्त को आपने। हालात बद से बदतर पहुंच गए, मुसलमानों के हाथ में कटोरा आ गया। अरे और क्या चाहते हो? अरबों खरबों की 9 लाख एकड़ संपत्ति मुसलमानों के पास, और उनके हाथ में भीख का कटोरा। कितना डूब जाए, कहां जाए, किसके सामने अपना दर्द रोए? आ जाते हैं बीच में बोलने के लिए, हाय हाय हाय। अरे अपने मातम को अपने पास रखो, हमारे बदन पर कपड़े नहीं। पश्चिम बंगाल में एक बहन को देखिए, मुस्लिम बहन को, एक साड़ी के पल्लू पे अपने जिस्म को ढाक के चलती है। किस बुरे दौर से गुजर रहा है मुसलमान, समझ में नहीं आ रहा आपको? अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इसका हालात में पहुंचाने वाली कांग्रेस है, आपको तकलीफ होती है, आपके पेट में दर्द होता है। दिख नहीं रहा आपको मुसलमानों के हाल? कहां खड़े हैं आज? कहां खड़ी है कौम? सबके ज़कात का पैसा भी आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और कांग्रेस के नेता उत्तराखंड के अंदर संजय गांधी जी के साथी अकबर अहमद डंपी रिसोर्ट बना के बैठे हैं वक्त की जमीन पर, इसलिए तासद के ज़कात खैरात का पैसा को गाली देना मुजफ्फरनगर के सांसद कांग्रेस जी एकदम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे दीजिए। ठीक है, दोनों जवाब देंगे। इससे पहले कि आप जवाब दें अजय उपाध्याय जी, क्योंकि दोनों के ऊपर इल्जाम लगा है, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर। जो हश्र मुसलमानों का हो रहा है कांग्रेस के राज में, वही हो रहा है तृणमूल कांग्रेस के राज में भी। ये इल्जाम है शादाब शम्स का, भास्कर सेना रॉय। और असलियत छुपाने के लिए वक्त का इस्तेमाल किया जा रहा है, वक्त के मुद्दे का इस्तेमाल किया जा रहा है हिंसा भड़काने है। भास्कर सेना रॉय बोलते, आप बोलने दीजिए। देखिए आंसू तो मगरमच्छ का आंख से भी निकलता है। आज प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं ना, उसका आंसू देख के लगा कि मगरमच्छ के आंख से आंसू निकल रहा है। दीदी के आंसू कौन अच्छा से हैं ये भी तो बता दो। एक भी गरीब मुसलमान के बारे में बोल रहा है। पूरा सुनिए पूरा बीच में बताइए, बीच में बात कीजिएगा तो किसी का बात सुनाई नहीं देगा। अब बोलने दीजिए। देखिए मैंने तो एक भी गरीब मुसलमान को देखा नहीं जो सड़क पे उतर के आके बोला कि हाँ ये अमेंडमेंट जो हुआ सही हुआ है। कई मुसलमान नहीं बोला। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमायती उलेमा हिंद से लेके बड़े बड़े जो मुस्लिम संगठन से लेके गरीब मुसलमान, आम मुसलमान सब सड़क में उतर आए पूरे। अरे बोलने दीजिए सदफ साहब, आप एक ही अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के उत्तराखंड के, बाकी राज्यों में जो वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आपसे सहमत नहीं है। सुनिए पूरा बात को बोलने दीजिए। देखिए बंगाल में मुसलमान लोगों को मैं हम लोग कहना चाहता हूं कि बंगाल में ये अमेंडमेंट लागू नहीं होगा।
ममता बनर्जी जी ने कही है कि बंगाल में ये लागू नहीं होगा। पहला और बात ये। अपने गुंडों को दूसरा है, आज टोपी पूरे पहना के देश रोड में पे उतार दिया। मुसलमान, एक भी मुसलमान का ढूंढ के लाइए जो मुसलमान गरीब है, जो मुसलमान चाहता है ये वक़्फ़ अमेंडमेंट एक्ट पास हो। अपना झंडा लेके सामने और रहा दूसरी बात, इसमें रोटी से का काम बात पूरी करने दीजिए। बीएसएफ को लेके दंगा कर रहे हैं। अरे सदाब जी, आप भी कहने रहेंगे, आप ही बोल रहे थे कि बीच में मत बोलिए, फिर आप बीच में बोलने लगा तो आवाज सुनाई नहीं देगा। सदाब जी, आप रहमानी जी को बोल रहे थे तो हम हाँ, तो ये क्या है कि हम आपको किसी भी जगह में आपको नहीं मिलेगा। पिछले जो जुम्मेवार के बाद, नमाज के बाद पूरा देश में मुसलमान लोग इसका विरोध किया, रास्ते में आए, कोई भी गरीब या मुसलमान को नहीं दिखाया कि आप दिखा नहीं सकते कि हाँ हम इसके तरफ हैं। नहीं सर, ऐसे तो बड़े लोग थे जो कि सड़कों पर उतरे थे। देश भर से ऐसे तस्वीरें भी आई थी जहां पर मुसलमान सड़कों पर थे और उन्होंने कहा था कि हम इससे पसंद करते हैं। गरीब लोग थे जो कि वहां पर कह रहे थे कि हम इस बिल का समर्थन करते हैं। कई ऐसी मुसलमान आवाजें हैं जो कि कह रहे हैं कि हम इस बिल के समर्थन में। अब आप उनको कह देंगे कि वो सरकारी मुसलमान है, वो अलग बात है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इससे उनकी जमीन उनको वापस मिल जाएगी। ढूंढ के आप निकाल रहे हैं जिसको। नहीं, मैं क्यों किसी को ढूंढ के निकालूंगी? अब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं तो मैं तो उनको दरकिनार नहीं करूंगी। लॉ बोर्ड को मानते हैं, अब जमायती उलेमा हिंद को मानते हैं। सर, आप इस देश के कानून को मानते हैं, आप इस देश की संसद को मानते हैं, मुस्लिम पर्सनल आप इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कृषि बिल नहीं मानते, जैसे सीएए लागू नहीं कर पाए आप लोग, जैसे कृषि बिल सीए तो लागू है हमारे देश में, सीए तो हमारे देश में लागू है, इसको भी वापस लेना पड़ेगा। आपको पता नहीं होगा लागू सर, किया, सीए लागू नहीं कर लागू पाया। है। आप एक जगह को लेके आइए जो सीए से इसको नहीं सिटीजन लागू है लेकिन लागू कर नहीं पाए। और जो कोई एक बंगाल से किसी को लेकर आइए जो बोलेगा कि हम सीए से हमको हम सिटीजन बने, हम सिटीजन बने, अब नहीं देख पाइएगा सिटीजन बने। एक सेकंड भास्कर से ना रोए, जब इसके ऊपर पॉलिटिक्स की बात हो रही है ना, इसके ऊपर पॉलिटिक्स की बात हो रही है, किस तरीके से आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एक सेकंड, मैं फिरहाद हाकिम की बात, कानून बिल को आपको वापस लेना पड़ा कि नहीं पड़ा? सर एक सेकंड, फिरहाद हाकिम से ये पूछा गया कि अभी आपके प्रदेश में, और जहां तक आप कह रहे हैं कि सारे मुसलमान बड़े खुश है, सारे मुसलमान बड़े खुश है, ये मत भूलिएगा कि पुलिस की फायरिंग में एक मुसलमान की भी मौत हुई है आपके ही प्रदेश में। सर, आपकी पुलिस की गोली से एक मुसलमान की भी मौत हुई है। खैर, आज फिरहाद हाकिम से पूछा गया कि कई लोग पलायन करके मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा पहुंच गए, बांग्लादेश से। और सुनिए, ये बाहर से लोगों को लाना, कौन लाया? बाहर से लोग ला रहे हैं। देखिए, बंगाल के मुसलमान लोग बांग्ला भाषी है, सब दिखा गया। हिंदी भाषी मुसलमान को मिला वहां पर और हिंदी भाषी लोगों को मिला मालदा मुर्शिदाबाद में जो दंगा किए। आप बीएसएफ को पूछिए, हिंदी भाषी जान चल रहा है, 200 से ज्यादा लोग। सर देखिए, यही होता है ना जब बात की जाती है, आप किस तरीके से वक्फ कानून के ऊपर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एक सेकंड, फिरहाद हाकिम से पूछा गया, आप इस क्वेश्चन को डॉज मत कीजिए। फिरहाद हाकिम से पूछा गया कि लोग पलायन करके मालदा क्यों जा रहे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया? एक सेकंड भास्कर सिन्हा रॉय, उन्होंने क्या जवाब दिया आप सुनिए। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। बताइए भास्कर जी, ये किस तरीके की पॉलिटिक्स है कि उनसे पूछा जा रहा है, लोग डर के मारे अपनी जिंदगी के लिए और भी बता उनको खतरा महसूस हो रहा है, तो वो हंस रहे और कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, वो बंगाल से बंगाल जा रहे हैं, यानी कि बंगाल बहुत सुरक्षित है। दूसरी जगह में जाते हैं फिर वापस आना शुरू कर देते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, वो बंगाल छोड़ के चले जाए? वो लोग वापस भी आ रहा है। आप बीएसएफ से बात कीजिए, उन लोग वापस आ रहा है। सुनिए, एक जगह में आपका मोहल्ला में कोई कुछ होगा, गोलमाल होगा, तो आप अलग जगह में चले जाते हैं, लेकिन वो टेम्पोररी है, फिर वापस आ जाते हैं। सुनिए, जो कहना चाहता हूं, मुसलमानों से दिक्कत है, जहां जो लोग हिंदी भाषी मुसलमानों से दिक्कत है, आपको हिंसा किया है, वो वहां के लोग नहीं है, बाहर से लोग आया, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया। सुनिए, जिन लोगों को अरेस्ट किया गया, उन लोग बोल नहीं पाए कहां से आए हैं। उन लोगों को जब पूछा गया, पुलिस जब पूछा कि कहां से है आप, वो एक भी आदमी बंगाल से नहीं है, या तो बांग्लादेश से आए हैं
या तो दूसरे राज्य से आए। अभी आपका क्यों अलग झारखंड कंस्पिरेसी में थ्योरी है, ये झारखंड में भी आज भी इससे बोला पहले कि झारखंड शाजिया में अलमी इसका ये जवाब दे, लागू क्योंकि नहीं अब वो कह रहे हैं कि हिंसा के लिए हम जिम्मेदारी नहीं है, ये तो बांग्लादेशी लोग जिम्मेदार है। अजय उपाध्याय जवाब दीजिए शादाब शम्स का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो तुष्टीकरण होता है उसमें अगर एक पलड़े पर है कांग्रेस तो दूसरे में है तृणमूल कांग्रेस। डॉक्टर अजय उपाध्याय। पद्मजा जी, पहली बात है कि अभी जिस तरह से रहमानी जी से या बाकी लोगों से ये प्रश्न कर रहे हैं कि क्या किया और क्या नहीं हुआ, तो काउंसिल जो है वो ऑलरेडी सरकारी बोर्ड है। सदाब भाई जो है अपने को मंत्री का दर्जा प्राप्त, हालांकि भाजपा के प्रवक्ता हैं, यदि आपका कैमरामैन दिखा सके तो इसको दिखाइएगा, और यही है सदाब साहब जो उत्तराखंड के भाजपा के प्रवक्ता भी हैं और ये ऑलरेडी जो है वहाँ के अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे ही पूछा जाना चाहिए कि सरकार ने ये वक्फ बोर्ड में रह करके क्या किया, क्यों इतनी बातें आई। मुझे लगता है दिखाएंगे आपका कैमरामैन फुल स्क्रीन में, क्या बेवकूफी की बात। तो ये जैसे कांग्रेस और बाकी लोगों को गंदे शब्द यूज कर रहे हैं। सदाब जी, आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अरे कायरता तो आप लोगों की है कि मुखौटा पहन करके कायरता जो यहाँ दिखाते हैं। सही शब्द बोलो ना भाई कि तुम भाजपा के प्रवक्ता हो और यहाँ उनको बोलने दीजिए, उनको बात पूरी करने दीजिए। अध्यक्ष के नाम पर बदनाम कर रहे हैं। बात आने दीजिए, बीच में फिर नहीं पाएंगे आगे। आप अजय उपाध्याय पूरी करेंगे, शादाब शब्द जब बात की जाती है तो बीच में चिल्लाने लगते हैं। मैडम पद्मजा जी, इनको बंद कराइए। बीच में क्यों बोल रहे हैं? अब जहां तक कुछ बात सुनाई है नहीं दे रहा है। तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की, नहीं आपका सवाल क्या है शादाब शम्स से? आपका सवाल क्या है शादाब शम्स से? आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद उत्तराखंड में कुछ क्यों नहीं किया है मुसलमानों के लिए? शादाब जी से यह है कि 11 साल से, सुनिए ना 11 साल से इनकी सरकार केंद्र में है, ये अध्यक्ष हैं बोर्ड के। प्रशासनिक तौर पे यदि कहीं कोई गड़बड़ी है, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं ऑलरेडी और सदाब अध्यक्ष भी हैं, तो इनको पहले अपना मुखौटा खोलकर स्पष्ट कर देना चाहिए कि आपने अब उनको इसका जवाब देने इतने साल में शादाब शम्स कि आप कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हैं, खुद आपने क्या किया है ये बता दीजिए। 10 सेकेंड उत्तर से 10 सेकंड पूरा कर लेने दीजिए, बीच में नहीं उनको जवाब देने दीजिए, 10 सेकंड पहले उनको जवाब देने दीजिए। बहुत सारी चीजें मिक्स हो का उत्तर ले लेंगे ना, 2 प्रश्न का। अरे 2 प्रश्न का उत्तर ले लें, जवाब दीजिए। एक और प्रश्न ले ले जो उन्होंने किया है। उत्तर तो ले लीजिए। सौगाते मोदी, सुनिए ना, सौगाते मोदी और घाते मोदी की बात करते हैं। ये बांटने काटने की राजनीति कौन करता है? कौन करता है? रामजादे और रामजादे कौन करता है? और ये कल्याण की बात करते हैं। ये देश में भावना भड़काऊ पार्टी के लोग हैं, मुखौटा पहन लेते हैं। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं, यहाँ मुखौटा पहन करके बैठ जाते हैं और मुसलमानों का जवाब दीजिए शादाब शम्स, उन पर जो है तलवार चलाते हैं। यही आपका चेहरा है, यही आपका सच्चाई है। ठीक है, सारी बुराई अगर कांग्रेस में ही है तो आपने क्या किया है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है शादाब शम्स। भाजपा के प्रवक्ता हैं, ये सुनने का दम नहीं है, बस झूठ उपाध्याय वो जवाब दें, उस पर कब्जा किए हुए हैं। ठीक है, जवाब दीजिए शादाब शम्स। प्रॉपर्टी को अडानी अंबानी को बेचना चाहते हैं। माफिया इनमें सच सुनने का दम नहीं। सच है पूरा, मैं ये कह रहा हूँ। हमने क्या किया? देश को लूटा है आप लोगों ने 10 साल में। 1 दर्जन से ज्यादा धाराओं में क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ एक ही आदमी एक वक्त पे बोले? मेरा पीसीआर से रिक्वेस्ट है, अभी सिर्फ शादाब शम्स बोले। उत्तराखंड में चेक कीजिए, गूगल पे डालिए मॉडर्न मदरसा इन उत्तराखंड, आपको पता चलेगा हम क्या कर रहे हैं। आप डालिए जरा नीचे, जो कब्जे आप लोगों ने कर रखे हैं उन कब्जों को खाली कराने का काम हम कर रहे हैं। जिसपे आपने अपने नेता अपने कार्यकर्ता बिठाए हैं उनको खाली कराने का काम हम करेंगे। जो जरूरतमंद है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जिसका हक था वक्त उसको देंगे, हम कर रहे हैं। 2 साल हुए हैं मुझे अध्यक्ष बने हुए और मैंने कहा वक्फ बोर्ड के तमाम अध्यक्षों की सीबीआई जांच कराओ, मेरे कार्यकाल की भी जांच कराओ। ये होती है ईमानदारी। जरा कह दीजिए कि कांग्रेस के नेताओं की सबकी सीबीआई जांच कराते हैं। ये कह दीजिए आपके नेता नहीं है शहीदुज्जमा, कह दीजिए आपके नेता नहीं थे अकबर अहमद डंपी। जरा बोलिए तो सही, सच्चाई पे तो आइए। प्रोफेसर उपाध्याय लूटने पे लगे हैं। चलिए फैक्ट पे बात कर लेते हैं। प्रोफेसर उपाध्याय, गिनते रहे, शर्म खत्म हो गई। झूठ पे राजनीति करते हो, गरीबों का हक मरवाते हो। गरीब मुसलमान माफ नहीं करेगा। यहाँ आकर के झूठे जिस तरह प्रधानमंत्री माफ नहीं करेगा गरीब मुसलमान। ये पसमानदा मुसलमान देख रहा है। कोई भी गरीब मुसलमान बोला नहीं कि अकेला चेहरा और चिल्लाएंगे तो सपोर्ट करते हैं, बोला नहीं, कोई भी बोला 70 सालों में लुटवाया,
हमारी ये मिल्कियत फ्रॉड लोग लुटवाई, हैं, हमारे ये हकों पे मुखौटा डाका पहन डलवाया। रखा है, हाथी के ठीक है दांत शाजिया अलमी, दो सवाल आपसे हैं, दो सवाल आपसे हैं। बीजेपी क्यों मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाती है? आज प्रधानमंत्री ने एक सेकंड एक एक करके प्लीज। पद्मजा जी लगातार चीख रहे हैं लोग कान में। क्या किया है आपने? ये रोजी रोजगार नहीं देंगे, देश में महंगाई अरे बढ़ी रोजी रहेगी, रोजगार के नाम गरीब पे लोग खा पिछड़े गए वक्त आप रहेंगे, लूट के। कमजोरों की आवाज आप लूट दबती के खा रहेगी, गए। इनके बताइए मित्रों के यूनिवर्सिटी हजारों कहाँ लाख है? करोड़ रुपए ठीक बढ़ते है शाजिया हैं। अलमी, ये दो नहीं चाहते चीजें। हैं। बीजेपी ये घड़ियाली लुटेरे आंसू हैं। बहा रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है मुसलमानों के लिए। आप कहते हैं कि कांग्रेस को 50% टिकट दे देने चाहिए मुसलमानों को, अपना अध्यक्ष बना देना चाहिए मुसलमान को, लेकिन खुद इसमें से कुछ भी नहीं करते हैं, एक। और दूसरा, जब आप टीएमसी से सवाल पूछते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं हिंसा पूरी तरीके से आप भड़का रहे हैं बांग्लादेशियों को बाहर से ला करके, हमने कुछ नहीं किया है, ये बंगाली मुसलमान है ही नहीं, ये बांग्लादेशी हैं। देखिए पद्मजा जी, मैं पहले से एक एक करके बात करना चाह रही थी, मैंने सबसे कम बात की है। और मैंने देखा जब जब ये बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा गया कि भाई आपको क्यों इतनी तकलीफ है वक्त संशोधन से, क्यों आपकी बुरी हालत हो रही है, क्यों आप दुनिया भर की चीज़ों की बात करना चाहते हैं, लेकिन ये बताने के लिए आप तैयार क्यों नहीं हैं कि ऐसा क्या खास हो रहा था इन वक्फ बोर्ड्स द्वारा बाकायदा पूरे इंडिया में मुसलमानों के लिए, तो कोई भी जवाब नहीं आता है। जब भी ये सवाल पूछा जाता है, अजय जी देश की बेरोजगारी, हिंदुओं की बात करने लगते हैं, राहुल गांधी तो चाइना पहुंच जाते हैं, प्रियंका गांधी पतली गली से कट लेती हैं, समझ में नहीं आता इनको क्या हो रहा है। जब बात आती है समाजवादी पार्टी की, उनसे सवाल पूछा जाता है तो बातें तो बड़ी मुसलमानों की करेंगे, लेकिन जब ये बात पूछी जाती है कि मुसलमानों के लिए यूपी में क्या किया आप लोगों ने जब आपका कार्यकाल था, सब चुप हो जाते हैं। वहाँ टीएमसी की अगर बात की जाए तो ये सारी पार्टियां जो लगातार मुसलमान परेशान हैं, मुसलमान घिरा हुआ है, मुसलमान गरीब है, कुरान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, संविधान खतरे में है, इनसे अगर पूछा जाए भाई कि स्टैट्यूटरी बॉडी, संवैधानिक बॉडी द्वारा जो मुसलमानों के परोपकार के लिए बनी है, इसमें मुसलमानों के लिए क्या किया गया है, जवाब मिलता नहीं है। अब जवाब मिलता नहीं, संशोधन आते हैं वही सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए, ताकि मुसलमानों के लिए काम हो, बच्चों के लिए काम हो, मजलूमों और यतीमों के लिए काम हो, उसमें भी दिक्कत है। अच्छा, जब बात होती है इसकी, तब शुरू कर देते हैं कि भाजपा प्राइम मिनिस्टर जो है बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर किसानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि कहने के लिए मोटे मोटे तौर पर कुछ है नहीं इनके पास। यानी कि इस बात को वो तस्दीक कर रहे हैं कि पूरा जो सावंतवाद है, भू माफिया है। अजय भाई इस बात को मान रहे हैं कि अगर शादाब बात कर रहे हैं भाजपा की या मैं बात कर रही हूँ भाजपा की, मान लेते हैं, तो क्या आप भू माफिया की तरफ से बात कर रहे हैं? यानी कि कांग्रेस इस वक्त वकालत कर रही है वक्फ माफिया की, वक्फ जो है अवैध तौर से जो कब्जा करने वाले सामंतवादियों की, एक करके मानने के तैयार हैं आप, क्योंकि जवाब आपके पास है नहीं, जवाब आपके पास है नहीं। नहीं बोलिए, नहीं बीच में, सबसे कम मैं बोली हूँ, सबसे कम बोलिए, सबसे कम। अजय जी ने एक बार भी जवाब नहीं दिया, और टीएमसी के जो बैठे भाई साहब जो बहुत चीख चीख कर बोल रहे थे, आप सुनिए ममता बनर्जी कैसे, आपका जवाब ही नहीं है, एक करके प्लीज आप घुमा रहे हैं, बंडली बने हुए, बेशर्मी की हद है आपकी। क्या जवाब है? कितने सांसद हैं भाजपा के? मैंने आपसे 10 सवाल पूछ लिया कि आपने अरे आप देखिए, एरियाज में क्यों इसको आप बुरी तरह से फंस गए असल में। मोदी जी ने जो सवाल पूछा है ना, वो सीधे लगा है दुखती रग पर, दुखती रग पर लगा दिया हाथ, दुखती रग पर, आपके पास दुखती रग पर लगा दिया हाथ मोदी जी ने, फंसा दिया आप लोगों को, फंस गए आप लोग। आपका असली चेहरा जो है बेनकाब हो गया है। कितने बदमाशी और मक्कारी हो रही है, आपकी बदमाशी और मक्कारी पूरी तरह से फुल व्यू में मोदी जी ने दिखा दी है। बेनकाब किस तरह से आपने मुसलमानों को इस्तेमाल किया है ना, वो साफ जाहिर हो गया है। हो गए आप भाई साहब, एक्सपोज हो गए आप लोग, आप तो पहले ही हो गए थे। हिसार की रैली ने तो और कर दिया, आदिवासी को ले आया आप। तहसीन भाई आप थोड़े कंफ्यूज है लगता है, थोड़े कंफ्यूज बहुत ज्यादा है आप, कंफ्यूजन कम कीजिए और मोटिव में लिखा है लास्ट मूवमेंट में। नहीं भाई साहब कंफ्यूज ना कीजिए, नहीं बेवकूफ किसी और को बनाइएगा, बेवकूफ किसी और को बनाइएगा। जवाब दीजिए वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों के लिए क्या किया? सिट्टी पिट्टी गुम, सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना तो दुनिया में की बातें याद आ रही है, दिमाग हिल गया आपका,
जलेबी बना रहे हैं, इमरती भी बनाना शुरू कर दी है। बनाइए इमरती, बनाइए बहुत बड़ा होगा। सब समझ गए आप क्या चीज है। जब ये सवाल पूछे जाते हैं, जब ये सवाल पूछे जाते हैं, आपने ये बात सही कही है। एक सेकंड, आपने ये बात सही कही है कि कांग्रेस खुद आंदोलन नहीं कर रही है, लेकिन आपके सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? आपके सांसद इमरान मसूद ने कल जो बात कही है वो तो तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने जाकर के एक गैदरिंग में कह दिया कि आपके जो कब्रगाह हैं वो छीन लिए जाएंगे, आपकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। ये राजनीति भड़काने वाली नहीं है कि किसी एक कौम को या तो उसकी भलाई की बात करना या फिर उसको भड़काना। झूठ बोला जा रहा है। एक बार बोला क्या है इमरान मसूद ने, ये सुना देते हैं। नहीं, अब मैं तो ये ताले लगा देंगे मस्जिदों पर, ये कीमती कब्रिस्तानों की जमीनों को बेच देंगे। कहां कब दफनाए जाओगे तुम? समंदर में तूफान बहुत है, और जब तूफान हो तो तूफान का सामना बड़ा जहाज करता है, कश्तियां नहीं कर पाती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, ये कश्तियों की सवारी छोड़ करके जहाज की सवारी की तैयारी करिए। एक ही रास्ता है बस, और कोई रास्ता नहीं। और यह वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। तो ये तो मिसलीडिंग है ना, ये तो पूरी तरीके से मिसलीडिंग। जिस कौम से ये प्यार करते, पद्मजा जिस कौम से प्यार करते हैं आप, या दिखाते हैं, जिसका वोट लेते हैं, आप उससे झूठ बोल रहे हैं। अब कैसे झूठ बोल रहे हैं इस कौम से? ठीक है, इनको देना है। डॉक्टर उपाध्याय एक सेकंड, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रही है। नहीं, कैसे झूठ बोल रही है? कैसे झूठ बोल रहे हैं? भड़का रहे गिरी, भड़का रहे, भड़का रहे गिरी, भड़का रहे। बिल्कुल नहीं डालूंगा, मैं सवाल पूछूंगी। नहीं, मुझे बोलने दीजिएगा। ये झूठ है, मुसलमानों के साथ झूठ बोला जा रहा है। ये देखिए आप। फिर अब देख लीजिए पद्मजा जी, पहले इनको आवाज इनकी बंद कीजिए और तभी बात हो पाएगी। देखिए, ये जो 9.5 लाख एकड़ जमीन की बात प्रधानमंत्री जी खुद इतने बड़े पद पर बैठ करके यदि झूठ देश में बोल रहे हैं, भाई उसमें कब्रिस्तान भी है उनका, उसमें मस्जिद भी है उनका, उसमें जो है खाना भी है उनका, उसी में उनका जो है स्कूल और कॉलेज भी है। ये तो सिर्फ उनको रेगुलेट करने का पूरा मैकेनिज्म चेंज किया गया है। बात की जा रही है, सुनिए ना पद्मजा जी, सर कानून में कौन सा ऐसा प्रावधान है जिससे मस्जिद छिन जाएगी? बोलेंगी उधर वो चिल्ला रही है। वही तो कर रहा हूं। अरे वही तो कर रहा हूं। पूरी जिस तरह से इन्होंने सिस्टम बनाई है, स्टेट का जो उसमें इंटरफेरेंस है उसको कम करके सेंटर में इंटरफेरेंस दिया है, तो ये आज न कल इनकी नजर उसके जमीन पे ही है। ट्रिब्यूनल में का जो मामला कर दिया है कि खत्म करो अब, उसके बाद 3R के मामले में दान देना बंद करा दो। धीरे धीरे उनके जमीन जो है ये तो समझ में ही नहीं आया। यहाँ पे उन्होंने सीधे बोला है डॉक्टर उपाध्याय, 1 लाख एकड़ जमीन है, 1 लाख एकड़ जमीन है। नहीं, प्रोफेसर उपाध्याय एक सेकंड, यहाँ पर ये तो बोल ही नहीं रहे हैं सांसद साहब कि इसमें ये कमी है या वो खराबी है। वो कह रहे हैं तुम्हारी मस्जिदें छिन जाएंगी, तुम्हारे कब्रगाह छिन जाएंगे। कानून में कौन सा प्रावधान है जिसके चलते कोई भी ईदगाह, कोई भी मस्जिद छिनने? पद्मजा जी सुनिए, पद्मजा जी सुन लीजिए, पद्मजा जी जो 3L का जो प्रावधान है, 3C में स्पष्ट करता है कि वक्फ बोर्ड का जो है कंट्रोल जो है, स्टेट मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उसको कम करके सेंटर से जो काउंसिल होगा वो एडमिनिस्ट्रेट करेगी। और जो भी यूजर वाला जो कंसेप्ट है, डीड के बदले यूजर का जो कंसेप्ट है, भाई यूजर जो होगा तो नेचुरल है। आज के बाद जो परिस्थिति होगी, जहां जहां डिस्प्यूटेड है उसको गवर्नमेंट ले लेगी। ये नियम है, आज नकल गवर्नमेंट लेगी उसको। और जब 9.5 लाख करोड़ एकड़ की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्या वो कब्रिस्तान की भी बात कर रहे हैं? ठीक है, आपको जवाब मिल गया शाहज़ेब जी, जवाब मिल गया। उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। प्रोफेसर उपाध्याय दूसरी बात, हम संवैधानिक तरीके से हम इसको लड़ रहे हैं, हम सड़कों पर हिंसा वाले राजनीति नहीं करते। मुझे जवाब नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। हम ध्रुवीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति खेलनी नहीं हम करना जवाब दीजिए। पद्मा जी, ये बहुत गलत तरीके का ये हो रहा है डिबेट, आप मुझे बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। देखिए देखिए जिस तरह से भड़काओ, और देखिए पद्मजा जी कैसे बात कर पाएगा कोई? पद्मजा जी सही है क्या?
ये भड़काऊ बातें बोल रहे हैं और देश में दंगे फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों के साथ झूठ बोल रहे हैं, उस कौम के साथ झूठ बोल रहे हैं जिसके वजह से सत्ता में रहते हैं, उस कौम से सरेआम झूठ बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं और हम उनको भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, दंगे फसादी भाषण दे रहे हैं जिससे दंगे और फसाद भड़काए जाएंगे और बेचारे मुसलमानों को ये एहसास कराया जाएगा कि वो पूरी तरह से असुरक्षित हैं, उनसे मस्जिद छीनी जा रही है। इमरान प्रताप को फौरन पकड़ना चाहिए, एक एफआईआर होनी चाहिए। इस तरह से झूठ बोलने से ही दंगे और फसाद होते हैं और उस कौम को परेशान किया जा रहा है। इससे बड़ा मुस्लिम विरोध हो नहीं सकता पद्मजा जी कि आप गरीब मुसलमानों को परेशान करें और कहे कि आपके कब्रिस्तान छीने जाएंगे। ये कहा जा रहा है कहां दफनाओगे? ये सोचिए, मक्कारी और जलालत की हद है ये पद्मजा जी, ये जलालत की हद है। देखिए ये जितने बयान आ रहे हैं और लगातार इनकी रफ्तार और तेजी हुई जा रही है, गिरफ्तार से पकड़ना चाहिए इमरान प्रताप को। इसमें कितना मुसलमानों की भलाई है और कितना अपना खुद की राजनीति चमकाने का कोई एक इंटेंट है, वो मैं आप पर छोड़ती हूँ। फिलहाल अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।